अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपका मेजबान तलहा सईद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, 9 जुलाई 2024 एक वो स्याह दिन था जब मुल्तान से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे पूरा पाकिस्तान लरज़ उठा। ये एक ऐसी खबर थी जिसने हर उस बाप की आंखों में नमी उतारी जो कि एक जवान बेटी का बाप था। हर उस शख्स को परेशानी में मुब्तला किया जिसने अपनी बेटियों की शादी कर रखी है। हर उस बाप के लिए भी एक सवालिया निशान था जिसका दामाद उससे जहेज और जायदाद का मुतालबा कर रहा था। नाज़रीन, ये खबर क्या थी? ये खबर थी कि 9 जुलाई 2024 को मुल्तान के अंदर एक खातून सानिया ज़हरा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उसकी लाश को पंखे से लटकाया गया और उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। पहले तो ससुरालिये जो है वो इसे खुदकुशी ही करार देते रहे। पुलिस ने भी इस वाकये के ऊपर मुकदमा फौरी दर्ज ना किया। ताहम उसके बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई जिसके अंदर सानिया ज़हरा की लाश जो है वो पंखे से लटकती हुई दिखाई दी और उस लाश के नीचे एक कुर्सी भी मौजूद थी। उस कुर्सी ने बहुत से सवाल जो है वो खड़े किए कि कैसे कुर्सी नीचे मौजूद रही और कैसे जो है वो ये खुदकुशी हो सकती है या फिर इसको कत्ल करने के बाद इसकी लाश को खुदकुशी का रंग देने के लिए जो है वो पंखे से लटकाया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद हारून मौजूद है। मोहम्मद हारून जो है वो लाहौर में ना सिर्फ कोर्ट्स कवर करते रहे बल्कि एक अरसा दराज तक क्राइम भी जो है वो कवर करते रहे हैं। हारून साहब, जरा इस केस के बैकग्राउंड के हवाले से बताइएगा और अभी जो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है जरा उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल तलहा इस तरह है कि 9 जुलाई का ये वाक़या है 2024 को कि अचानक एक 155 की कॉल जो है थाना न्यू टाउन मुल्तान को रिसीव होती है कि जनाब एक लड़की की डेथ हो गई है। पुलिस वहां पर जाती है, देखती है और फिर फौरन टीमों को बुलवाया जाता है। वहां से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बाद वही रूटीन की कार्रवाई। इल्जामात रखते हैं ससुरालियों के ऊपर और फिर ससुराली थाने जाते हैं। शाम तक तमाम राइट लेफ्ट के खून शून घूमने के बाद मामला दब जाता है। 3 रोज गुजरने के बाद अचानक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है। ये तस्वीर जब सामने आई ना तो मैं कहता हूँ जो मुर्दा सा मुर्दा जमीर भी था ना वो भी उधड़ गया। मैं झंझोड़ने का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूँ, झंझोड़ना तो बड़ा हल्का सा, वो उधेड़ दिया उस तस्वीर ने। वो तस्वीर थी एक जवां साल लड़की की, फंदा लगी लटकी हुई लाश पंखे से, जिसको कुर्सी के ऊपर बिठाया गया हुआ था। बहुत सारे सवालात का जन्म हुआ, सोशल मीडिया का प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, लोगों ने जाना शुरू कर दिया, इंटरव्यूज शुरू हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसका नोटिस लिया और फिर मामला थोड़ा सा दूसरी जानिब निकलता है। वकुआ ये था कि ये लड़की सानिया ज़हरा असद अब्बास की बेटी थी और जीवन शाह के बेटे अली रजा से इसका निकाह हुआ था। ये वहां पर रह रही, दो इसके मासूम बच्चे हैं। घर में वही एक लड़ाई झगड़ा के पैसे लेकर आओ, लालची खानदान था, रोजाना पैसों का तकादा था। इनकी एक ऑडियो भी लीक हुई थी, अपने वो बाप से कहते कि बाबा चाहे दिन है रुपये मेरे, वो जो जमीन है वो बेच छोड़ो, हमें रुपये दो। ये ऑडियो बड़ी खौफनाक ऑडियो थी। मैंने अपने वीलॉग में दिखाया भी, बताया भी, तमाम इसकी चीजें थी। बहरहाल ये चीजें चलनी शुरू हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया, प्रेशर था पुलिस के ऊपर। मुलजमान पहले तो भाग गए, जमानतें करवाई। फिर एक दिन ये मंजर आम पर आया अली रजा। इसने कहा जनाब कुछ नहीं, मैंने तो नहीं कही जी, सिंपल ये खुदकुशी है, हमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। वक्त गुजरता है तो पुलिस एक और मुकदमा दर्ज करके ना इसको उस पर गिरफ्तार कर लेती है। फिर इसकी इस मुकदमे में जमानत खारिज होती है, फिर बकायदा ये हिरासत में आता है। बाकी जैसे घर वाले तो इंटरम करवा के चले गए, मामला चलते रहिए। पकड़े कहाँ से जाते हैं? खुदा की लाठी ना बड़ी बेआवाज है, हम इंसान को पता ही नहीं होता। हम दुनिया में चीजों को मैनेज कर लेते हैं, रब नहीं मैनेज होता। रब एक ही तरह मैनेज होता है तला, वो है गिड़गिड़ा कर उसकी बारगाह में माफी के तलबगार होना, तब रब मैनेज होता है। इन्होंने दुनियावी खुदाओं को तो मैनेज कर लिया, रब को मैनेज ना किया। फिर रब की लाठी पड़ी और पुलिस ने और जो फोरेंसिक टीमों ने वहां से शवाहिद इकट्ठे किए थे, उनमें एक दुपट्टा भी था जिससे इसको फंदा दिया गया था। ये दुपट्टा बेसिकली उसके गले का फंदा नहीं बना, अब 4 बंदों के और गले का फंदा बना। डीएनए हुआ वहां से। फिर इसके जो देवर था वो कहता था मैं तो सो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था, भाई भाभी लड़े हैं, ये हुआ है वो हुआ है। उस पर से उसका डीएनए मिला। उसकी सास जो कहती थी हम तो नीचे थे, हमें भी नहीं इलम था, हम अपने कमरे में सोए थे, हमें तो काम वाली ने आके बताया कि ऐसे हुआ है, उसका डीएनए मिला। इसका शोहर कहता है जी मैं तो अपने कमरे में सोया था, अपनी दूसरी बीवी के पास था, उसका डीएनए मिला। लाश पुलिस ने उतारी थी,
लेकिन डीएनए इन तीनों लोगों के मौजूद थे। इसकी नंद का डीएनए भी था, लेकिन उसको शक का फायदा देकर जो है ना बाद में अब फैसला जो है उसे बरी कर दिया गया। उन सब चीजों ने इनका किरदार जो है वो आइडेंटिफाई किया। इस केस को इतना टेक्निकल देखा गया, तकनीकी बुनियादों पर इसको देखा गया कि फॉरेंसिक टीमों ने वहां पर जाकर दोबारा वो तमाम मॉक एक्सरसाइजेज की। इस साइड से लड़की लटकी हुई थी, इस साइड से पड़ी हुई थी, ये सोफा कहाँ रखा हुआ था, इस सोफे की डायरेक्शन क्या थी, उन्होंने तमाम चीजें वो दोहराई और फिर उन्होंने टेक्निकल बुनियादों के ऊपर एक कंक्लूजन निकालकर रिपोर्ट्स बनाई। उन रिपोर्ट्स की रोशनी में फिर अब ये मुल्जमान गिरफ्त में आए। कल इसका फैसला आया और बहुत अच्छा फैसला आया। पुलिस की शवाहिद और प्रोसिक्यूशन का तैयार करता जो केस था, इसके बाद इसके शोहर अली रजा को जो है ना अब सजाए मौत का हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से। इसकी सास को अजरा परवीन को उम्र कैद है, इसके देवर को उम्र कैद सुनाई गई है। अब बाकी इसका ससुर और उसकी बेटी यानी इसकी नंद सानिया की जो है ना वो अदम सबूतों की बुनियाद पर बरी हो गया। बहरहाल उसकी जाहिर सी बात है, वो टेक्निकल बातें अगर हम करें तो वो फिर आगे आने वाले दिनों में वो उनके खिलाफ भी अपील में जाएंगे। यहाँ से अगर इन लोगों की जहां तक मैं बात, सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग छुटते नजर नहीं आ रहे। फैसला इतना जबरदस्त है, सबूत इतने परफेक्ट हैं कि इन लोगों की जो मर्जी अब ये कर लें बचत नहीं होती नजर आती। अच्छा हारून भाई, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जहां तक मेरा इल्म है, मेरे नॉलेज के मुताबिक ये जो दोनों ही फैमिलीज है, ये बड़ी बाअसर फैमिलीज जो थे, ये यहाँ पे मुल्तान की जो है बड़ी बाअसर फैमिलीज जो है वो समझी जाती थी। क्या आप समझते हैं कि अभी आगे आकर, जैसे ये जाहिर बात है अभी सेशन कोर्ट से ये फैसला आया, आगे ये हाई कोर्ट में भी जाएंगे, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, तो क्या इन दोनों में फैमिलीज में से जो ये अब इस टाइम पर मुल्जिम फैमिली है, इसका असर रसूख भी इसमें चल सकता है कहीं? क्योंकि मेरा ख्याल है इसी फैसले, इसी वाकये के बाद जो है वो मरियम नवाज ने ऐलान किया था कि खवातीन जो है वो हमारी रेड लाइन है। बिल्कुल, तो और उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुई और उसने बड़ा एक्टिवली अपना रोल प्ले किया और इस सारे के सारे मामले को जो है वो बड़ा तरीके से जो है वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर देखा गया। तो क्या मरियम नवाज साहिबा की ये जो रेड लाइन थी जो खवातीन के बारे में, ये सिर्फ सेशन कोर्ट की हद तक ही महदूद रहेगी, या आप समझते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट तक जो है ये रेड लाइन इसी तरह बरकरार रहेगी? देखिए, वो रेड लाइन जो उन्होंने डिक्लेयर की थी ना, उस रेड लाइन के ही असरात हैं कि ये फैसला आया है। पुलिस ने उस रेड लाइन को मद्देनजर रखते हुए ही, प्रोसिक्यूशन उस रेड लाइन को मद्देनजर रखते हुए ही, फोरेंसिक टीमों ने मद्देनजर रखते हुए ही उन तमाम शवाहिद को इकट्ठा किया, उसके टेक्निकल बुनियादों पर उसको इकट्ठा किया और एक पलंदा बनाकर अदालत के आगे प्रेजेंट किया, जिसका नतीजा ये निकला कि ये कंक्लूजन निकला अदालत के सामने कि ये मुल्जिमान जो है वो गिल्टी हैं। प्रोसिक्यूशन ने एक भरपूर केस तैयार करके दिया, कहीं लकूना नहीं छोड़ा। जिरा हुई दोनों जानिब से, उसको चैलेंज भी किया गया। तकरीबन 49 समातें हुई हैं इस केस की। 28 के करीब समात जो हैं वो पहले नीचे हुई हैं मातहत अदालत में, जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, फिर सेशन कोर्ट में आता है ये केस, वहां पर इसकी 19 समातें। ये जो आखिरी मरतबा जब ये केस गया है तो इसमें 19 समातें हुई हैं और 9 सितंबर को ये ट्रांसफर हुआ था दोबारा। 25 जून को गालबन इसका मुकम्मल चलान अदालत में पेश किया गया। तो ये देखें ना कि एक साल लगा जरूर, एक साल के अंदर उन्होंने एक भरपूर मेहनत करके एक भरपूर ऐसा केस तैयार करके दिया है जिसमें इन लोगों के बचने की कोई उम्मीद नजर ही नहीं आती है। तो अब वो रेड लाइन जो ड्रॉ कर दी गई थी, अब उसके बाद उसी जो इमारत खड़ी की गई है ना, उसी इमारत के ऊपर ये तमाम चीज चलनी है और ये सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाएं, ये इमारतें ढह नहीं सकेंगे। उसकी वजह कि सबूत इतने स्ट्रॉन्ग इकट्ठे किए गए हैं, केस इतना मजबूत तैयार किया गया है कि इनके वकला यहाँ पर आगे क्या प्ली ले सकेंगे, कौन किसको। इवन यहाँ पर जो मुदई पार्टी है उसको मजीद जब वो ऊपर जाएगी ना, जो इनके मुल्जिमान बरी हुए हैं उनके खिलाफ जब अपील करेंगे तो उसमें मुमकिन है कि हाई कोर्ट उनको भी बीच में डाल छोड़े कि हाँ भाई ये जो है इनका रोल है। शायद नीचे वाली अदालत ने उसको एक छोटा सा जो है ना वो दे दिया, उसकी उतनी वो ना बन रही हो, उस हिसाब से उस ब्रॉड कैनवस के अंदर ना गए हो। लेकिन हाईकोर्ट का कैनवस बहुत ब्रॉड है, तो ये जब यहाँ पर आएगा तो मुमकिन है वो भी एडअप हो जाए, उनको भी 5-5, 7-7, 10-10 साल सजा हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट जाए तो शायद इससे भी बढ़ जाए। अच्छा हारून साहब, ये जैसे जीवन शाह जी इसका नाम है, मतलब जो ये जो बच्ची का जो सुसर है जो इसका, ये भी एक इन्फ्लुएंशियल जो है वो पार्टी है, काफी पैसे वाली पार्टी थी। क्या लालच था? रह गया ये इन्फ्लुएंस तो खत्म हो गया ना। अब ये क्या कर लेंगे, ये जो तब्दीलियां होती है ना सबूतों में ऊपर नीचे, ये निचले लेवल पर ही होती है क्लोजिंग। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने मोहम्मद हारून साहब की जुबानी भी सुना इस सारे के सारे केस की, जिस तरह से ये अदालतों के अंदर सुना गया, जो जो उस बच्ची के साथ जुल्म हुआ, लेकिन
खुदा ने इंसाफ जो है वो कर दिया है। सेशन कोर्ट से एक बड़ा फैसला जो है वो सानिया जहरा की फैमिली के हक के अंदर आया है। अभी जो मुल्जिमान हैं उनकी जानिब से यकीनी तौर के ऊपर आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अपीलें तो फाइल की जाएंगी, लेकिन ये सब कुछ जो है वो अभी बाद की कहानी है। अभी तक जो है वो इस केस के अंदर इंसाफ होता हुआ दिखाई दिया है और ये जो मकतूल बच्ची है इसको सेशन कोर्ट की जानिब से इंसाफ फराहम किया गया है। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।